तो आज का पहला प्रश्न है, टांका क्या है, या टांका पर टिप्पणी करिएगा। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि टांका क्या है, इस पर टिप्पणी करिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि यह जल संग्रहण का एक पारंपरिक तरीका होता है जिसको टांका बोला जाता है। टांका क्या है? यह जल संग्रहण की एक पारंपरिक तकनीकी है। इसका उपयोग मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बहुत होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में बहुत होता है। इसका उद्देश्य बरसात के पानी को एक पक्के कुंड या हौज में एकत्रित करना, जिसको जरूरत के मुताबिक उपयोग में लिया जा सकता है। घरों की छतों पर बरसने वाले पानी को जमीन के नीचे बनाए गए टांकों में भरा जाता है और इसे अच्छी तरह ढककर रखा जाता है। इससे टांकों का आकार जल ग्रहण क्षेत्र अर्थात छतों में वर्षा जल एकत्रित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्या करता है कि जो छत पर जितना वर्षा जल एकत्रित होता है उसके अनुसार इस क्षमता पर निर्भर करता है। टांका सभी तरफ से पक्का बनाया जाता है जिससे कि पानी कहीं से भी रिसकर बाहर ना निकल पाए या ना बह पाए। अगला प्रश्न है कि सस्यावर्तन क्या है। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सस्यावर्तन क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि सस्य आवर्तन से तात्पर्य मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए चुने हुए खेत में विभिन्न को बारी बारी बोने से होता है। इस प्रकार सस्यावर्तन के द्वारा ऐसे खेतों की उर्वरता भी बनी रहती है जिनमें लगातार कोई ना कोई फसल खड़ी रहती है। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है जहां जनसंख्या के दबाव के कारण खेती के लिए भूमि कम रह गई है। यह विधि संसार के अधिकतर देशों में अपनाई जाती है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। यह भी दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी क्लास में जितने भी प्रश्न लाए हैं दोस्तों प्रश्न आपके लिए छांट कर लाए गए हैं। यह प्रश्न सभी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है कि मृदा संरक्षण में नियोजित चराई का क्या महत्व है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि मृदा संरक्षण में नियोजित चराई का क्या महत्व है, या नियोजित चराई का मृदा संरक्षण में क्या योगदान होता है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका सीधे उत्तर लिख सकते हैं कि अत्यधिक चराई से पहाड़ी ढालों की मृदा ढीली हो जाती है और जल इन ढीली मृदाओं को आसानी से बहा ले जाता है। इन क्षेत्रों में नियोजित चराई से वनस्पति आवरण को भी बचाया जा सकता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों के मृदा अपरदन को भी कम किया जा सकता है। इसीलिए मृदा संरक्षण में नियोजित चराई बहुत ही अपना अहम भूमिका रखती है। अगला प्रश्न है कि कंटूर खेती पर टिप्पणी करिए। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कंटूर खेती क्या है, या कंटूर खेती पर टिप्पणी करिएगा। तो आइए जानिए कि कंटूर खेती क्या है। तो तीव्र ढलान दार क्षेत्रों में संपूर्ण वर्षा जल बहुत शीघ्रता के साथ बह जाता है तथा उपजाऊ मृदा भी ऊपरी परत को भारी नुकसान पहुंचाता है। इन क्षेत्रों में खेतों की इलान के समांतर छोटे छोटे भागों में बांटकर सीढ़ी नुमा संरचना प्रदान की जाती है जिससे पानी का बहाव तीव्र नहीं हो पाता है और प्रत्येक खेत का पानी उस क्षेत्र में रुक जाता है। खेत में एकत्रित होने वाले पानी को खड़ीन एवं टांका बनाकर भर लिया जाता है तथा या एनीकट द्वारा सुरक्षित तरीकों से निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि वाटर सेट क्या है, इसके प्रकार लिखिए। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वाटर सेट क्या है और इसके प्रकार लिखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर सेट की कि वाटर सेट आखिर है क्या। तो वाटर सेट जल ग्रहण क्षेत्र का एक ऐसा ही एक दूसरा नाम है, अर्थात वाटर शेड या जल ग्रहण क्षेत्र का एक दूसरा नाम है और यह एक स्वतंत्र जल वैज्ञानिक इकाई होती है। इसे किसी भी विशेष जल धारा या नदी के जल निकास बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए कि वाटर शेड उस क्षेत्र को कहते हैं जहां से किसी नदी या जल धारा जैसी विशिष्ट जल निकास प्रणाली के लिए जल आता है। वाटर शेड कुछ हेक्टेयर क्षेत्रफल के छोटे छोटे आकार का भी हो सकता है और बहुत बड़े आकार का भी हो सकता है जिसका क्षेत्रफल कई हजार हेक्टेयर में होता है। तो बात करते हैं वाटर शेड के आकार की। तो वाटर शेड को आकार, जल निकास और भूमिका उपयोग पैटर्न के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह 5 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है मिनी वाटर शेड, जो कि 1 से 100 हेक्टेयर के अंतर्गत आता है। यानी कि जो
जो मिनी वाटर शेड होता है वो 1 से 100 हेक्टेयर के अंतर्गत होता है। दूसरा है माइक्रो वाटर शेड, यह 100 से 1000 हेक्टेयर तक होता है। तीसरा है मिली वाटर शेड, यह 1000 से 10,000 हेक्टेयर तक होता है। चौथा है सब वाटर शेड, यह 10,000 से 50,000 हेक्टेयर तक होता है। और पांचवा होता है मैक्रो वाटर शेड, जो 50,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि में होता है। उसके प्रश्न अगला है कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किस प्रकार के स्थान का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आप कहीं पर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसे आप डाउनलोड करके PDF ले सकते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे क्लिक करके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रश्न है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किस प्रकार के स्थान का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यह प्रश्न का सही उत्तर है कि सामान्यतः वर्षा जल संग्रहण कहीं भी किया जा सकता है, अर्थात जो वर्षा का जल होता है वो कहीं पर भी एकत्रित किया जा सकता है, परंतु इसके लिए वे स्थल सर्वदा उपयुक्त होते हैं जहां पर जल का बहाव तेज होता है और वर्षा जल शीघ्रता से बह जाता है। इस प्रकार वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित स्थानों के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं, जैसे कि नंबर 1 कम भूजल वाले स्थल जहां भूजल की कमी है। दूसरा है दूषित भूजल वाले स्थान जहां भूजल है वो दूषित है। तीसरा है पर्वतीय विषम जल वाले स्थल। चौथा है सूखा या बाढ़ प्रभावित स्थल। पांचवा है प्रदूषित जल वाले स्थल। और छठा है कम जनसंख्या घनत्व वाले स्थल। सातवां है अधिक खनिज व खारा पानी वाले स्थल। आठवां है महंगे पानी व विद्युत वाले स्थल। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। दोस्तों यह जो प्रश्न है आपकी जो सब्जेक्ट है वर्षा आधारित कृषि एवं वाटर प्रबंधन का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में यही बताया गया है कि जल को कैसे संरक्षित किया जाए, इससे होने यानी कि वर्षा आधारित कृषि किस प्रकार की जाती है। इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यह है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। और दोस्तों अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रश्न है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो यह है। सबसे पहले जानेंगे आखिर जल संरक्षण आवश्यक क्यों है या जल संरक्षण कहते किसे हैं। जल संरक्षण कहते कैसे, पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जल संरक्षण का अर्थ यह होता है कि पानी की बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है। पानी की बर्बादी किस प्रकार, जैसे कि मान लो कोई टंकी या टोटी है वो खुली है, पानी निरंतर बह रहा है, तो इसको पानी की बर्बादी अर्थात अनुपयोग यानी उपयोग के अतिरिक्त जो पानी का खर्च होता है उसको पानी बर्बादी कहते हैं। और प्रदूषण जैसे कि पानी में पन्नी या गंदगी इस तरीके की चीज़ों का मिश्रण ही प्रदूषण बन जाता है। तो जल संरक्षण का अर्थ यह है कि बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है। जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि जल ही जीवन है, या तो कोई जगह पढ़ा है और यह सत्य भी है। अगर जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए जल संरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि अनिवार्य आवश्यकता है जल संरक्षण की, क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं होता है। क्योंकि जब बारिश होगी तभी वर्षा का जल एकत्रित होगा और हर समय वर्षा नहीं होती, इसलिए वर्षा जल होता है वो हर समय उपलब्ध नहीं रहता है। अतः पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है। इसीलिए जो पानी का संरक्षण किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि अगर कहीं पर पानी की आवश्यकता है तो या कमी है तो उसके लिए जल संरक्षण किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 350 मिलियन क्यूबिक मील प्रति लीटर पानी उपस्थित है। इसमें 97% जो भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है। बाकी जो है वो जैसे कि 3 तरीके से बटा हुआ है। वो इस तरीके से, जैसे तरल जल है वो नंबर 1 पर आता है समुद्र, नदियाँ, झरने, तालाब, कुएं इत्यादि में है। उसके बाद ठोस जल, इसे आप बर्फ भी कह सकते हैं, वो पहाड़ों तथा ध्रुवों पर जमी हुई है। तीसरा जो है वो है वाष्प या बादलों में भाप, जो कि बारिश भी होती है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो यह है कि जल की दूषित होने से बचाने के लिए कौन कौन से कारक अपनाए जाने चाहिए या कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। जल को दूषित होने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है कि जल को सुरक्षित करने के लिए बहुत से उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिनमें से निम्न इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले घर की छत पर वर्षा का जल एक पाइप के माध्यम से भंडारण टैंकर में एकत्रित किया जाता है। क्या है कि घर की छत पर वर्षा का जल एक पाइप के माध्यम से भंडारण टैंक
में एकत्रित किया जाता है। एक और तरीका यह है कि इन पाइपों को जमीन के गड्ढे में ले जाना चाहिए ताकि यह पानी भूमिगत जल का स्तर बनाए रखने के लिए सहायता कर सके। उसका जो दूसरा उपाय है वो यह है कि कूड़ा करकट, गंदे नाले, नालियाँ और सीवेज पाइप आबादी से दूर बड़े हौजों या गड्ढों में डाले जाएं, ना कि नदियों या तालाबों में। अगर नदियों में डाल दिया जाएगा तो जो गंदा पानी होता है वो नदियों को दूषित कर देता है। इसलिए जो कूड़ा करकट या गंदे नालियाँ हैं या सीवेज के जो पाइप हैं उनको आबादी से दूर बड़े बड़े हौजों या गड्ढों में डालना चाहिए, ना कि नदियों में। उसके बाद जो तीसरा उपाय है वो यह है कि ऐसे शौचालयों का उपयोग किया जाए कि जिसमें कम जल की आवश्यकता हो। क्या है कि ऐसे शौचालयों का उपयोग किया जाए जिसमें कम जल की आवश्यकता हो। चौथा इस प्रकार है कि वर्षा के पानी को एकत्रित किया जाए और उनका संग्रह स्थान शुद्ध रखा जाए, किसी भी प्रकार के प्रदूषण से उसे बचाया जाए। अर्थात जो वर्षा का पानी जहाँ पर एकत्रित किया जाए वह स्थान सुरक्षित और शुद्ध हो, ना कि वहाँ पर कोई गंदा स्थान हो, और उस स्थान की बार बार सफाई भी होनी रहनी चाहिए। अर्थात उस स्थान पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। पांचवा है कि कुओं, तालाबों और नदियों की सफाई भी की जानी चाहिए। यह नहीं है कि अगर कुएं हैं तो उनकी सफाई नहीं हो। कुएं, तालाब और नदियों की भी सफाई निरंतर होनी चाहिए, जिससे कि जो पानी है वो सुरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न है कि सूखा पर संक्षेप टिप्पणी करिएगा। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि सूखा पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिएगा। दोस्तों जो प्रश्न नंबर 4 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उसकी आगे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 की जानकारी लेते हैं कि सूखा पर संक्षेप में टिप्पणी करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सूखा की, या कि सूखा है क्या। तो किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज़्यादा की कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखे की स्थिति कहा जाता है। तो सूखे की स्थिति को कब कहा जाता है? किसी भी क्षेत्र में होने वाली वर्षा की सामान्य स्थिति उससे 25% या उससे ज़्यादा की कमी होने पर आमतौर पर सूखे की स्थिति कह दी जाती है। गंभीर सूखे की स्थिति ज़्यादा देर से अति आती है। जो गंभीर सूखे की स्थिति होती है वो ज़्यादा देर से आती है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कह सकते हैं जब वर्षा में 50% से अधिक कमी हो या 2 वर्षों तक निरंतर सूखे की स्थिति बनी रही हो। सिंचाई आयोग ने 1972 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार यह कहा गया था कि देश के वे क्षेत्र जहां औसत वर्षा 75 सेमी से कम हो, उस स्थान की कुल वार्षिक वर्षा में सामान्य से 25% तक परिवर्तन सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा गया था। अब बात करते हैं सूखा के कारण, कि सूखा के कारण कौन कौन से हैं जो सूखा लाने में सहायक हैं। तो जो पहला कारण है वो यह है कि सूखे का आगमन धीरे धीरे होता है और इसके आगमन तथा समाप्त होने का समय तय करना कठिन होता है। ये जरूरी नहीं कि सूखा कब आएगा और कब तक रहेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वर्षा का गिरता स्तर और गिरता हुआ भूजल, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो उसका जो स्तर वो गिरता जाएगा, साथ में भूजल स्तर भी गिर रहा है। सूखे कुएं, सूखी नदियां और जलाशय तथा अपर्याप्त कृषि उपज सूखे के आगमन की चेतावनी देते हैं, यद्यपि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। अब बात करते हैं कि सूखा हेतु जो मुख्य उत्तरदायी कारक हैं वो कौन कौन से हैं। सूखे के जो स्थिति लाने में जो सहायक कारक हैं वो कौन कौन से, तो उनकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो सके। जो पहला कारक है वो है भूमि प्रबंधन की उपेक्षा। दूसरा है कि सिंचाई की पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाब, कुओं और टैंकों की उपेक्षा। तीसरा है सामुदायिक वनों का विनाश। चौथा है कि वन विनाश से प्रकृति जल धाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना और नदियों का जल स्तर भी गिरना। पांचवा है कि पशुओं के लिए चारा संकट। और छठा है कि अनिश्चित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त हो जाना। सातवां है कि फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन। सूखे के कारण फसल चक्र में भी तीव्र परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं सूखा के प्रभाव, कि अब सूखे के जो प्रभाव हैं वो किस प्रकार से पड़ते हैं, ये दिखाई देते हैं। तो प्रारंभ में सूखे का प्रभाव आधारित फसलों पर तथा बाद में सिंचित फसलों पर पड़ता है। सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वो आधारित फसलें,
उसके बाद सिंचित फसलों में पड़ता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा को छोड़कर वैकल्पिक जल स्रोत कम है, जहां कृषि को छोड़कर अन्य आजीविकाएं कम से कम विकसित हों, वहां सूखे की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित सूखा होता है। सूखा आपदा का सबसे बड़ा असर देश के करोड़ों भूमिहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरों, सीमांत कृषकों, महिलाओं, बच्चों और खेती से जुड़े मवेशियों पर भी पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं सूखे के बचाव, यानी कि सूखे से किस प्रकार बचा जा सकता है, उसके उपाय। तो पहला उपाय है वो यह है कि जल का बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई के काम आता है। सिंचाई तंत्र में जल का उचित प्रबंधन करके जल में की गई बचत सूखे में राहत दे सकती है। पहला कारण या पहला उपाय क्या है? तो जल का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो सिंचाई के काम आता है, वो हम सभी जानते हैं। सिंचाई तंत्र जल का उचित प्रबंधन करके जल की गई बचत को सूखे में राहत दे सकती है। उसके बाद जो दूसरा उपाय है वो यह है कि नहरों द्वारा अधिक सिंचाई से बचना चाहिए, ताकि जल स्तर के नीचे होने और मिट्टी के लवण व क्षार बढ़ने की समस्या पैदा ना हो। उसके बाद तीसरा है कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में शुष्क कृषि प्रणाली अर्थात ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम तथा बौछारी सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन, टपकन सिंचाई, ड्रिपर ट्रिकलर इरिगेशन की व्यवस्था सूखे का कारगर मुकाबला कर सकते हैं। अर्थात इस पद्धति से अगर खेत की सिंचाई की जाए जिसमें कि जो उपज होती है वो अधिक होती है और जो जल का खर्च होता है वो कम होता है। उसके बाद बात करते हैं चौथा उपाय। तो चौथा उपाय है वो यह है कि पौधारोपण द्वारा अर्थात सूखारोधी फसलों की किस्म पौधारोपण द्वारा सूखारोधी फसलों की किस्म की कृषि करके सूखे के प्रभावों को सीमित किया जा सकता है। पांचवा यह है कि प्रत्येक दिन आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा पर अधिक ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जो पानी क्षय करते हैं अधिक से अधिक वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो प्रत्येक दिन पानी का उपयोग करते हैं वो उपयोग से ज़्यादा भी कर लेते हैं और उपयोग के बराबर तो करते ही सभी लोग, लेकिन उपयोग से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आगे चलकर हम सभी के लिए आगे चलकर संकट का कारण बनेगा। इसलिए जो पानी का उपयोग है वो सीमित करना चाहिए, ना कि असीमित। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौसम विभाग ने सूखा को कितने वर्गों में विभाजित किया है। मौसम विभाग ने सूखा को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि मौसम विभाग ने सूखा को 3 वर्गों में विभाजित किया है। जो वर्ग वो इस प्रकार है। पहला वर्ग है सामान्य सूखा। जब सामान्य वर्षा से यथार्थ वर्षा का विचलन 11 से 25% के मध्य हो, उसे सामान्य सूखा कहते हैं। मध्यम सूखा उसे कहते हैं जब सामान्य वर्षा से यथार्थ वर्षा का विचलन 26 से 50% के मध्य हो। उसके बाद आता है प्रचंड सूखा। पहला क्या था? सामान्य सूखा, फिर था मध्य सूखा, अब आता है प्रचंड सूखा। जब सामान्य वर्षा से यथार्थ वर्षा का विचलन 50% या उससे अधिक हो, उसको प्रचंड सूखा कहा जाता है। तो मौसम विज्ञान ने सूखा को कितने भागों में विभाजित किया है? तो मौसम विज्ञान ने सूखा को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है सामान्य सूखा, दूसरा है मध्यम सूखा और तीसरा है प्रचंड सूखा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की कि प्रश्न नंबर 5 क्या है। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौसमी सूखा क्या है या मौसमी सूखा किसे कहते हैं। तो मौसमी सूखा क्या है? तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मौसमी सूखा वह दशा है जब किसी क्षेत्र की सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% कम हो। यह सूखा वर्ष की मात्रा के अलावा वर्ष की प्रभाविता पर भी करता है। अर्थात जब 75% से कम वर्षा हो, अर्थात जब किसी क्षेत्र की सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% से कम हो, वह सूखा वर्षा की मात्रा के अलावा वर्षा की प्रभाविता पर भी करता है। भारत में 118 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। विश्व के दूसरों देशों की तुलना में यह मात्रा काफ़ी अधिक है, लेकिन मानसून की अनिश्चितता, जेट स्ट्रीम और एल नीनो के कारण भारत के कई भाग सूखे से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद,
जय भारत। कि वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा को दोस्तों इंग्लिश में रेनफॉल भी कहा जाता है। अर्थात वर्षा या रेनफॉल किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वर्षा क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है। अगर नहीं जानते हैं तो आइए जानिए कि वर्षा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्षा की, कि वर्षा क्या होती है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बाष्पीकरण होने से बाष्प वायुमंडल में पहुंचता है तथा ऊंचाई पर तापमान कम होने से उसका संघनन शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मेघ बनते हैं अर्थात बादल बनते हैं तथा वर्षा बूंदों का निर्माण होता है। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। तो वर्षा किसे कहते हैं? तो वर्षा जब पृथ्वी से उपलब्ध जल के बाष्पीकरण होने से बाष्प वायुमंडल में पहुंचता है तथा ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण उसका संघनन होता है, जिसके फलस्वरूप मेघ बनते हैं अर्थात बादल बनते हैं तथा वर्षा बूंदों का निर्माण होता है। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उससे वर्षा कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि जब जलवाष्प युक्त वायु ऊपर की तरफ उठती है तब तापमान में कमी होने के कारण उसका संघनन होने लगता है। इस तरह बादलों का निर्माण होता है और कुछ समय बाद जल वाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण वायुमंडल से संभल नहीं पाता है और जल वाष्प वर्षा की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा वर्षा होने लगती है। दोस्तों अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप उसे क्लिक कर आप टेलीग्राम चैनल को या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर वीडियो की PDF मिल जाती है। अब बात करते हैं कि वर्षा कितने प्रकार की होती है या वर्षा के प्रकार। तो दोस्तों वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संवहनी वर्षा, उसके बाद पर्वतीय वर्षा और उसके बाद आती है चक्रवाती वर्षा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संवहनी वर्षा क्या होती है। तो संवहनी वर्षा इसकी उत्पत्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के रूप में उठने से होती है। तो संवहनी वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसकी उत्पत्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। विषुवतीय प्रदेशों तथा शांत पेटी में यह वर्षा होती है। उच्च तापमान तथा आर्द्रता के कारण इन क्षेत्रों में 2 से 3 बजे के बीच घनघोर बादल छा जाते हैं और कुछ क्षणों में मूसलाधार वर्षा के बाद साढ़े 4 बजे तक वर्षा रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पर्वतीय वर्षा की, कि पर्वतीय वर्षा क्या होती है। तो पर्वतीय वर्षा जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना होता है तो वायु ठंडी होने लगती है और ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन के पश्चात होने वाले इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर्वत श्रेणी समुद्र तट के निकट तथा उसके समानांतर हो। वर्षा की अधिकांश वर्षा इसी रूप में होती है। जिस पर्वतीय ढाल पर वर्षा होती है उसे वर्षा पोषित या पवन विमुख का क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि वर्षा पोषित या पवन विमुख क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों बड़े ध्यान पर पढ़िएगा कि वर्षा पोषित और पवन विमुख क्षेत्र क्या है। जबकि विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती है तथा इसे दृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न से आपके 3 प्रश्न बनते हैं कि वर्षा पोषित या पवन विमुख क्षेत्र किसे कहते हैं, और दूसरा है कि दृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, और पहला तो था कि चक्रवाती वर्षा या पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं।
अब उसके बाद बात करते हैं चक्रवाती वर्षा कि चक्रवाती वर्षा क्या होती है। तो दोस्तों, चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय क्षेत्रों में होती है। ये चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा भी कहते हैं। तो चक्रवाती वर्षा को वाताग्रीय वर्षा भी कहा जाता है। इसे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की ओर कि दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है, अर्थात चक्रवात का निर्माण होता है। इस वाताग्र के सहारे गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और वर्षा होती है। यह वर्षा मुख्य रूप से मध्य एवं उच्च अक्षांशों में होती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं या शुष्क कृषि क्या होती है। तो बात करते हैं शुष्क कृषि की कि शुष्क कृषि क्या होती है। तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग, शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 cm अर्थात 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां की जाने वाली खेती शुष्क वर्षा कहलाती है। वहां की जाने वाली खेती शुष्क कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठारों की दृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। पंजाब से लेकर तमिलनाडु तथा शुष्क कृषि की एक सतत पेटी है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के अतिरिक्त भाग जैसे कर्नाटक के पठारी भाग, तेलंगाना व रायलसीमा तथा तटीय भाग का छोड़कर पूरा तमिलनाडु इसमें शामिल है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की कि प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो दोस्तों, वाटरशेड से आप क्या समझते हैं या वाटरशेड क्या होता है। तो बात करते हैं वाटरशेड की कि वाटरशेड क्या है। तो वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र का ही एक दूसरा नाम होता है, अर्थात इसे आप चाहे वाटरशेड या जल ग्रहण कह सकते हैं। और यह एक स्वतंत्र जल वैज्ञानिक इकाई होती है जिसे किसी विशेष जलधारा या नदी के जल निकास बेसिन या जल आग्रहण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल शब्दों में वाटरशेड उस क्षेत्र को कहते हैं जहां से किसी नदी या जलधारा जैसी विशिष्ट जल निकास प्रणाली के लिए जल आता हो। वाटरशेड कुछ हेक्टेयर क्षेत्रफल के छोटे आकार का भी हो सकता है और बहुत बड़े आकार का भी हो सकता है, जिसका क्षेत्रफल कई हजारों हेक्टेयरों में हो सकता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की कि प्रश्न नंबर 4 क्या प्रश्न है। तो वाटरशेड विकास के घटक लिखिए। दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाटरशेड विकास के घटक लिखिए। या इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि वाटरशेड विकास या कौन कौन से घटक हैं उन्हें लिखिए। तो वाटरशेड विकास में कई प्रकार के घटक होते हैं। तो आइए जानिए कि पहला घटक कौन सा है। तो इसका पहला घटक है मानव संधान विकास अर्थात सामुदायिक विकास। दूसरा है मृदा भूमि प्रबंधन या संरक्षण और उपयोग। तीसरा है जल प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग। और चौथा है वनीकरण। पांचवा है चारागाह या चारा विकास। और छठवां है कृषि विकास। सातवां है पशुधन प्रबंधन और आठवां है ग्रामीण ऊर्जा प्रबंधन। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, जो कि आज की श्रृंखला का हमारा लास्ट प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की कि प्रश्न नंबर 5 क्या है। भूमिगत जल सूखा क्या है, टिप्पणी करिए। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि भूमिगत जल सूखा क्या है, टिप्पणी करिए। तो इसका सही उत्तर है यह सामान्य से भूमिगत जल स्तर के अधिक गिर जाने के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात भूमिगत जल सूखा क्या है। तो यह सामान्य से भूमिगत जल स्तर अधिक गिर जाने के कारण उत्पन्न होता है,
इसे पुनः भरण की अपेक्षा जल का दोहन अधिक होता है। सामान्य जल वर्षा की स्थिति में यह सूखा उत्पन्न होता है। भूमिगत जल का पुनः भरण मृदा के स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे भारत के मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह मुलायम और प्रवेशय होती है। इसके कारण जल इसमें आसानी से प्रवेश कर जाता है और भूमिगत जल में वृद्धि करता है। इसके विपरीत दक्षिण का पठारी भाग कठोर और अप्रवेशय होता है, संधियों में ही जल प्रवेश कर सकता है। इस कारण भूमिगत जल में वृद्धि नहीं हो पाती है। कि शुष्क भूमि कृषि से आप क्या समझते हैं? शुष्क भूमि कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है 750 से 1150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा के ऐसे क्षेत्र जहां शुष्क मौसम के कारण परिपक्व फसल सूख जाती है, और अर्ध शुष्क वे क्षेत्र आते हैं जहां फसलों के लिए 75 से 120 दिन का उचित वृद्धि काल उपलब्ध रहता है। इन क्षेत्रों में भी फसलों उत्पादन के लिए नमी संरक्षण विधियों का उपयोग आवश्यक होता है। भारी भूमियों में कुछ स्थानों पर जल निकास की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। तो शुष्क भूमि कृषि से आप समझ चुके हैं कि यह प्रश्न अगर आता है तो आप किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर बिल्कुल दोस्तों सही है। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको PDF आपको डेली प्रोवाइड करा दी जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और दोस्तों जो आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है वो यह पूछ रहा है कि शुष्क खेती से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुष्क खेती से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है। तो शुष्क खेती 750 मिमी से कम वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को कहते हैं। इस प्रकार की कृषि पद्धति मरुस्थलीय क्षेत्रों में फसलों के लिए 75 दिनों से कम अच्छी मृदा नमी युक्त वृद्धि काल उपलब्ध रहता है। फसल के जीवन काल में शुष्क मौसम के कारण अरिपरिपक्व फसल का सूख जाना इस क्षेत्र की सामान्य घटना है। इस प्रकार फसल उत्पादनों हेतु नमी संरक्षण विधियों का उपयोग इस क्षेत्र में अति आवश्यक होता है। कि शुष्क खेती क्या होती है? शुष्क खेती वहाँ की जाती है जहाँ 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती हो वार्षिक। और शुष्क भूमि कृषि का से क्या तात्पर्य है? जहाँ 750 से 1150 मिलीमीटर तक की वार्षिक वर्षा होती हो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हैं, प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा? तो वर्षा के पानी का वह भाग जो पौधों के लिए उपयोग में आता है, वर्षा के पानी का वह भाग जो पौधों के लिए उपयोग में आता है अथवा पौधों के द्वारा उपभोग किया जाता है, उसे प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पूछा गया था कि प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा किसे कहते हैं। तो दोनों बातें एक ही हैं, चाहे प्रभावी वर्षा कहें या प्रभावकारी वर्षा कहें। तो वर्षा के पानी का वह भाग जो पौधों के लिए उपयोग में आता है या पौधों द्वारा उपभोग किया जाता है, उसे प्रभावी वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। दोस्तों इसमें हम यह बताएंगे कि टपक सिंचाई और ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। अगली जो श्रृंखला आएगी उसमें इसकी कार्यविधि भी बताएंगे कि यह कार्य कैसे करती है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि टपक सिंचाई विधि की कारण प्रणाली या किस तरीके से यह कार्य करती है। अब बात करते हैं टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई प्रणाली की। तो सिंचाई की यह विधि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है, जहां इसका उपयोग फल बगीचों की सिंचाइयों हेतु किया जाता है। टपक सिंचाई ने लवणीय भूमि पर फल बगीचों में को सफलतापूर्वक उगाने को संभव कर दिखाया है। इस सिंचाई विधि में उर्वरकों को घोल के रूप में भी प्रदान किया जाता है। टपक सिंचाई उन क्षेत्रों के लिए अत्यंत ही उपयुक्त होती है जहां जल की कमी होती है और खेती की जमीन असमतल होती है और सिंचाई प्रक्रिया खर्चीली होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है और उसका प्रयोग किस प्रकार की खेतियों पे किया जाता है, जहाँ की ज़मीन है वो समतल ना हो और जहाँ की सिंचाई प्रक्रिया बड़ी खर्चीली होती हो।
तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इससे जल की भी कमी होती है, यानी कि जल कम खर्च होता है और खेती जो फसल है वो आपकी अच्छी होती है। अब बात करते हैं टपक सिंचाई से होने वाले विभिन्न या निम्न प्रकार के लाभ। इससे कौन कौन से लाभ होते हैं आइए जानते हैं। इसका जो पहला लाभ है वो यह है कि जल उपयोग दक्षता 95% तक होती है, जबकि पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का उपयोग दक्षता लगभग 50% तक ही होती है। इस सिंचाई विधि में जल के साथ साथ उर्वरकों को अनावश्यक बर्बादी से रोका जा सकता है। और तीसरा जो इसका है लाभ वो यह है, इस विधि से सिंचित फसल की तीव्र वृद्धि होती है और फलस्वरूप फसल शीघ्र परिपक्व होती है। चौथा है कि खरपतवार नियंत्रण में अत्यंत ही सहायक होती है, क्योंकि सीमित सतह नमी के कारण खरपतवार कम उगते हैं। अगला है कि टपक सिंचाई विधि अच्छी फसल विकास हेतु आदर्श मृदा नमी में के स्तर प्रदान करती है। टपक सिंचाई विधि अच्छी फसल विकास हेतु आदर्श मृदा नमी स्तर प्रदान करती है। अगला है, इस सिंचाई विधि में फसल की पैदावार 150% तक बढ़ जाती है। कई बार दोस्तों परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार बनता है कि टपक सिंचाई विधि के आप लाभ बताइएगा कि इस प्रकार से कौन कौन से लाभ होते हैं। अगला प्रश्न है कि जल निकास को परिभाषित कीजिए। जल निकास की समस्या के कारण तथा जल निकास की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, भूमि पर पाई जाने वाली वनस्पति का जीवन जिस प्रकार पानी की कमी के कारण नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार फालतू पानी भी उनकी वृद्धि व उनके जीवन को नष्ट कर सकता है। अतः फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अधिक पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। तो जल निकास को परिभाषित कीजिएगा तो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अधिक पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकलना ही जल निकास कहलाता है। जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, तो आइए जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है जल निकास की। तो अधोभूमि या सब सॉइल में सख्त सतह को उपस्थित होना, जिसके कारण पानी नीचे की सतहों में नहीं पहुंच पाता है और ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। दूसरा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां पानी की जल निकासी छोटे छोटे नाले या नालियों द्वारा सीमित हो जाती है। तीसरा है चिकनी भूमियों में जहां पर भूमि के द्वारा कम मात्रा में पानी सोखा जाता है और अधिक पानी की मात्रा ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाती है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। चौथा जो है वो यह है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर भूमि में जल सतह ऊपरी सतहों पर ही पाया जाता है। पांचवा है कि लवणीय भूमियों में हानिकारक लवणों को खेती में हटाने के लिए भूमिगत जल निकासी आवश्यकता होती है। अगला जो है वो यह है कि नहरी क्षेत्रों में जहां किनारों की खेती पानी निष्पादन द्वारा एकत्रित हो जाता है। अगला, जो भूमियों जल क्षरण को प्रभावित होता है वहां कभी कभी जल क्षरण को कम करने के लिए जल निकास के रास्ते तैयार किए जाते हैं। समतल भूमियों में कुछ फसलें पानी 8 से 10 घंटे रहने पर प्रतिकूल रूप में प्रभावित होती हैं, अतः ऐसी अवस्था में जल निकास आवश्यक होता है। अगला है, वे भूमियां जिनसे फालतू जल शीघ्र नहीं निकाला जा सकता, उन्हें निचली समतल भूमियों से नालियों के रूप में निकाला जाता है। अगला है कि तराई क्षेत्रों में दलदली भूमियों से भी पानी निकालना आवश्यक होता है। प्रतिवर्ष अपने देश में बाढ़ से प्रभावित 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि जल को निकास की सुविधा प्रदान कर करोड़ों रुपए का फसल उत्पादन किया जा सकता है। इसे आप अगर आप दोस्तों कहीं पर नोट्स बनाते हैं तो इसे आप नीचे लिख लीजिएगा कि प्रतिवर्ष अपने देश में बाढ़ से प्रभावित 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को जल निकास की सुविधा प्रदान कर करोड़ों रुपयों का फसल उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार दोस्तों बहुविकल्पियों में एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिवर्ष अपने देश में जो बाढ़ से प्रभावित भूमि वो कितने हेक्टेयर है, तो इसका सही उत्तर होगा 3.5 मिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि फल सिंचाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। तो इसका जीवन रक्षक सिंचाई भी कहते हैं। शुष्क बरानी खेती के अंतर्गत फसल वृद्धि नाजुक दौर में फसल को सूखने से बचाने हेतु वर्षा एकत्रित जल से सिंचाई करना फसल सुरक्षा सिंचाई
कहलाता है। दोस्तों इसका जो आगे का जो उत्तर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।